वीडियो आ रही हमारी वीडियो वो तो आएगी। अरे वो काट दे रहा वो सीन। हाँ हमारे सेट नहीं करते ध्यान में है ना। वो नहीं किया वो नहीं हाँ, वो नहीं। चल, तो हम लोगों ने क्या देख लिया था? दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख ली थी। ओके, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? तो ये सेंटेंस कितना ठीक है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। बोलो भाग, आप बताओ देवांश। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाँ, ये न लिख देना सेल मेम्ब्रेन। सेल में जो सेल को कवर करे वो सेल मेम्ब्रेन। वो सेल मेम्ब्रेन। और ये न लिख देना प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो एक ही होती है ना। सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ प्लाज्मा, सो इट इज आल्सो नोन एज कैन बी नोन एज प्लाज्मा तो मेम्ब्रेन। सर आपने जो कहा तो वो भी एक तरीके से सही एक कहा ही का गया मतलब ना। नहीं है, जो लिटरल मीनिंग वो समझो ना। जो सेल को कवर करे वो सेल मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियस को कवर करे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लेकिन दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सर इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, को सेल मेम्ब्रेन वाइस वर्सा कह नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ऑल आर प्लाज्मा। ठीक, चलिए। सो सेकंड वन क्या है? दैट इज साइटोप्लाज्म। It is colorless fluid. It is colorless. साथ को प्लास्टिड्स पढ़ाना था सर। आपने माइटोकॉन्ड्रिया भी बता दिया था। तो आपने बताया था कि वो तो चैप्टर खत्म हो गया भाई, इन्होंने बोल दिया। अभी जो हफ्ते भर चलना इन्हें तो बात ही खत्म कर दी। बोलो सब हो गया। सेल सब प्लास्टिड्स ये कह रहे हैं आखिरी पेज हो गया। नहीं सर, तो बताया अभी चैप्टर शुरू ही नहीं हुआ, ये कह रहे खत्म हो गया। कहाँ लिखा है? लिखवाया नहीं है, बता दिया। सर लिखवाना बाकी है साइटोप्लाज्म। बहुत कुछ अभी बताना बाकी है, वो खुद पढ़ लेते हैं ना, इसलिए वो कह रहे हैं सब पढ़ा। नाउ इट इज कलरलेस फ्लूइड, ठीक है, इन विच वेरियस सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट। जिसमें क्या होते हैं बताइए? इन विच वेरियस सेल ऑर्गेनल्स। देखो देवांश, हम लोग जो यहाँ पढ़ते हैं वो टू एंड फ्रो पढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा के मैं फिर पीछे आता हूँ, जिससे वो कदम मजबूत हो, थोड़ा का आगे का भी पता रहे। फिर पीछे आएंगे, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर हम अपनी जगह आ जाएंगे। इससे क्या होगा, आप आगे का भी जानते हो। तो ये एक पैटर्न है करने का। जिग जैग पढ़ते हैं, थोड़ा आगे गए तो हमारा पीछे का कदम और मजबूत हो जाता है। तो हमने थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, वो पढ़ाया कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो तुम माइटोकॉन्ड्रिया इन सब के बारे में जान गए हो ना। फिर अब हम जब जाएंगे तो फेमिलियर कर देंगे उस चीज़ को। नाउ कलरलेस फ्लूइड इन विच वेरियस सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट। तो जो साइटोप्लाज्म है उसमें सेल ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म along with न्यूक्लियोप्लाज्म is known as प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म along with न्यूक्लियोप्लाज्म is called। सर न्यूक्लियोप्लाज्म की जगह न्यूक्लियस रहेगा तो वही बात हुई। नहीं, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें ये क्रोमाटिन थ्रेड तैरते रहते हैं। ये न्यूक्लियस के अंदर भी एक प्लाज्मा है। प्लाज्मा का मतलब है वो जो एक तरीके का म्यूकस है, जो तुम लोग की नाक बहती है तो निकलता नहीं है, तो वो एक लिसा सा म्यूकस। सो दैट इज लुब्रिकेटेड हाईली विस्कस फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड, जिसमें ऐसा फ्लो ये करता रहता है। तो इसमें जो बहुत लॉन्ग थ्रेड है जिसको हम क्रोमाटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिक मटेरियल इसमें तैरता है। और इसमें कौन कौन से तैरते हैं बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया तैरेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी apparatus। तो अब चलो देखिए कि साइटोप्लाज्म along with न्यूक्लियोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो ये दोनों है, इसको प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं जीव द्रव्य। जबकि साइटो जो सेल का प्लाज्मा है, साइटोस का मतलब क्या होता है? सेल प्लस प्लाज्मा। इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका के अंदर है। सो इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है कि नहीं? सर जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, द्रव्य का मतलब लिक्विड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
Golgi apparatus transfers its protein and lipid packet through cytoplasm only. ये सब किस पे तैर के जाएंगे? स्टीम। जैसे पानी में स्टीम के जहाज स्टीमर तैरते हैं, वैसे ही इसमें प्रोटोप्लाज्म का काम क्या है बताइए? ऑर्गेनेल्स को तैराना। यस, इट इज फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ऑर्गेनेल्स तैरे या न तैरे, लेकिन मटेरियल उन तक किसके थ्रू पहुंचता है? साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म क्या करेगा? इज अ मीडियम थ्रू विच, इससे क्या पहुंचेगा बताइए? थ्रू विच वेरियस मटेरियल्स, जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, मटेरियल, प्रोटीन एंड लिपिड। और कहीं कहीं पर क्या तुमको मालूम है कि इसमें जो बन रहा है ग्लूकोज है, तो जो ग्लूकोज है इट इज C6H12O6, ये कार्बोहाइड्रेट है। बात समझ आई? फिर से समझो, जो किसी भी सेल में 4 तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं। सेल कंटेन्स फॉलोइंग थिंग्स। पहला प्रोटीन है, और दूसरा क्या है? लिपिड। लिपिड को फैट या ऑयल भी कह सकते हैं। और तीसरी चीज है प्रोटीन, लिपिड, और तीसरी चीज है कार्बोहाइड्रेट। सेल के पार्ट्स नहीं बता रहा हूँ, न्यूट्रिएंट्स। इनमें ये पोषक तत्व हैं। और चौथी चीज क्या है? इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं। सर विटामिन मिनरल्स होंगे और विटामिन भी होंगे, तो मिनरल्स हैं। मिनरल्स का मतलब है जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इस तरीके के मिनरल्स हैं। और पांचवी चीज क्या क्या है बताओ? जो न्यूक्लियस जिससे बना है, न्यूक्लियस का जो ये क्रोमाटिन थ्रेड नहीं जिससे बना है, इसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, या न्यूक्लिक एसिड। इसका क्या नाम है? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड बोलो क्या बनाएगा? न्यूक्लिक एसिड से ये इट मेक्स डीएनए। ये क्या बनाएगा? मेक्स डीएनए। हाँ देवांश, प्रोटीन क्या करता है हमारे अंदर? सब हमारे अंदर सेल के अंदर ग्रोथ। कोई भी चीज़ है, अगर हमारी बॉडी में भी ग्रोथ है तो प्रोटीन खुद ये जो बना होता है ये नाइट्रोजन से बना होता है। किससे बना होता है? नाइट्रोजन से। इट इज फॉर ग्रोथ। क्या देवांश आप मुझे किसी कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल दे सकते हैं? और कार्बोहाइड्रेट क्या करता होगा हमारे अंदर? कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस। कार्बोहाइड्रेट हमारे अंदर फॉर एनर्जी, ये फॉर ग्रोथ, और ये क्या है? फॉर एनर्जी। फॉर एनर्जी। क्या आदि के तुम कोई 3 ऐसे सोर्स बता सकती हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता हो? सर जो ब्रेड्स होते हैं, जो रोटी होती है, और दाल होती है, पल्सेस। व्हीट है, दाल नहीं है। दाल में प्रोटीन है। देखो पल्सेस में क्या है बोलिए? प्रोटीन है। ठीक है, पोटैटो ये इसका ये कार्बोहाइड्रेट है। तो कौन कौन सा आपने बताया थर्ड वाले में? पोटैटो, और क्या बताया? व्हीट और राइस और कॉर्न भी है क्या? और जो पल्सेस है दालों में क्या होता है? ग्राम। तो ये मुझे बताइए लक्षिता, ये जो व्हीट है, कॉर्न है या पोटैटो है, दीज आर द सोर्स ऑफ, ये किसके सोर्स हैं? क्या ये एनर्जी देंगे हमको? दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कांगो में रहने वाला एक कोई व्यक्ति है जो व्हीट खा रहा है, खूब गेहूं की रोटी रोज खा रहा है नमक के साथ, तो उसके साथ क्या चीज हो सकती है? करेक्ट, ये ठीक बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि उसको एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन उसकी बॉडी में नई सेल्स नहीं बनेगी, उसके सारे रिब्स दिखेंगी, हड्डी, उसको बिल्कुल एक तरीके का स्केलेटन होगा। अब वो छोटा भी होगा क्योंकि ग्रोथ नहीं हुई। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए देवांश, हाँ वो कह रहे हैं हमसे पूछो, हाँ बोलो, आप ही बोल दो। तो रियान ये बताइए, जो पूछा गया उसका आंसर दीजिए। सर वो मुझसे करेक्ट, जैसा कि रियान ने हम सब लोगों को बताया कि वो मुझसे, इसका मतलब क्या है? अब समझ लो, जो तुमने कहा उसका इंटरप्रेट तो करना पड़ेगा ना। तो इन्होंने बताया है कि दाल खाने से निखिल क्या होगा? अगर मान लीजिए कहीं का व्यक्ति दाल, अमेरिका में दाल ही दाल, ग्रोथ होती जाएगी, उससे कुछ काम करने को कहा जाए तो वो काम नहीं कर पाएगा, एनर्जी कर जाएगा, क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं है। उसको प्रोटीन, उसकी बॉडी अच्छी बिल्डअप है, प्रोटीन खा रहा है, लेकिन अगर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं लेगा तो ये चीज़ है। अच्छा,
अगर कोई जो है तेल और घी से लक्षिता कोई चीज खाए जिसमें खूब लिपिड फैट है तो क्या होगा? हाँ बोलो। इंसुलेशन। यस, इंसुलेशन, यानी जो हमारी स्किन के ठीक नीचे एडिपोज टिश्यूज हैं तो वो ऑयल की टिश्यूज हैं, तो वो सवेशियस ग्लैंड्स हैं, उनके स्वेटिंग भी होती रहती है। तो उसका काम है कि अगर मोटे व्यक्ति को जिसमें लिपिड है उसको बर्फ की सिल्ली पर भी लिटा दो तो आराम से मजे से घंटों लेटा रहेगा, क्योंकि उसका थर्मल इंसुलेशन है। तो लिपिड क्या करता है बताओ? इंसुलेशन। और चौथी चीज मिनरल्स। मिनरल्स का हमारे अंदर भाविन क्या काम है? मिनरल्स एंड विटामिन का क्या काम है? मिनरल्स और कुछ विटामिन भी आप लोग जानते हो, बोलो। दीज आर फॉर इम्यून सिस्टम। अगर जिसके अंदर मिनरल्स एंड विटामिन की कमी है तो उसको अगर इन्फ्लुएंजा, कोल्ड एंड कफ भी हो जाएगा तो उससे भी वो मारा जाएगा, कहेंगे वो इसीलिए मर गया। एड्स कुछ नहीं है, या हेपेटाइटिस ए और बी कुछ नहीं है, वो सिर्फ मिनरल्स की कमी ही है। तो जिसके अंदर विटामिन कम हो जाए वो व्यक्ति छींक आने पे भी मर जाएगा। तो दैट इज, ये हमारे अंदर क्या बढ़ाते हैं बोलो? इम्यून सिस्टम। सो इंक्रीज। और ये जो है ये सिर्फ क्या करते हैं? दीज कंटेन्स कोड ऑफ जो भी जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन सिंथेसिस। हमारी बॉडी में कौन सा प्रोटीन बनेगा? तुम्हारी बॉडी में वही स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनते हैं जो तुम्हारे पापा के हैं या मम्मी के हैं, तुम उन दोनों का फीचर हो। तो इसलिए ये जो डीएनए वो उस चीज़ को कोड करके रख लेता है, उनके अंदर उनके पेरेंट्स के थ्रू हैं। अगर एक परिवार वाले एक शादी में जाएं तो लगेगा ये सब एक ही जैसे हैं, तुम पहचान भी ना पाओ। सरदारों की शादी में पहचान ही में नहीं आता किसकी शादी है, कौन पिता है, कौन भाई है, कौन भतीजा है, पता ही नहीं चलता। तो इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है कि एक ही परिवार के बुआ, चाचा, भाई, भतीजा सब एक जैसे दिखते हैं। तो इसका काम क्या है? इसका काम है इट कंटेन्स द कोड हेरिडिटरी मटेरियल। ये क्या करता है बोलो? ये आनुवांशिक जो पदार्थ हैं उनको आगे बढ़ाता जाता है और वही प्रोटीन तुम्हारे अंदर बन रहे हैं। तुम्हारे पापा आ जाएंगे, मैं पहचान लूंगा ये अदिति के पापा हैं। तो इस तरीके से इसमें क्या बताइए? कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल। तो पलक ऐसे 5 पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स बताओ जो किसी भी सेल में या कहीं भी पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, यूरिक एसिड। सही है। अब बताओ प्रोटीन किस अंदर जाता है? एग्जांपल दो। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये बहुत बड़ी बात है। बोले जितने भी सीड हैं, सीड को ग्राइंड कर दो तेल निकल आएगा। मूंगफली का तेल, सनफ्लावर का तेल, जितने भी बीज हैं दुनिया में, सिर्फ उसको आप कोई भी सीड को अगर ग्राइंड करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा? इंसुलेशन। सो फ्रॉम सीड्स में होता है। समझ में आ गई बात की नहीं? अब जरा देखें, साइटोप्लाज्म इज ए मीडियम थ्रू विच। इसका सेंटेंस कंप्लीट करो, बोलो। हाँ बोलो। Through which ribosomes, lysosomes can be Yes. transported. जो और भी है energy can be न्यूट्रिएंट्स कैन बी। अब मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूंगा। न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड या प्रोटीन एंड लिपिड। और क्या कार्बोहाइड्रेट का भी ट्रांसपोर्ट होता है भाविन बताओ? Yes. कहाँ से कहाँ तक? गोल्गी apparatus में सर वो ऐड कर देता है प्रोटीन। बहुत बड़ी बात कर देखो, सब लोग नहीं बताते हैं, भाविन ने बताया, समझ लो। इन्होंने इसका नाम क्या बताया? क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में जब सनलाइट पड़ेगी, क्योंकि ग्रीन कलर का है ना, तो जब इस पर सनलाइट पड़ती है ये इसमें स्ट्रोमा तैर रहे हैं। हमने वीडियो देखा था कि नहीं? तो इसमें ग्लूकोज बना और इन्होंने बोला ये जो ग्लूकोज का बनना है ये फोटोसिंथेसिस है। और भाविन ने अभी अभी क्या बताया कि इस ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया को दे दिया जाएगा। कितनी बड़ी बात है, 9 के बच्चे नहीं बता पाते हैं। सालों में कोई एक ऐसा लड़का आता है कि कार्बोहाइड्रेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया उसको क्या करेगा? सर Respiration तोड़ेगा करेगा। सर, उसके पार्टिकल को ताकि एटीपी एनर्जी तो दैट वो जो ब्रेक डाउन है उसको क्या कहोगे? सर respiration। रेस्पिरेशन। जरा देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया का कलर रेड कलर का होगा और इसमें जो यहाँ हुआ है ये प्लांट में होगा। फोटोसिंथेसिस इंसानों में नहीं होती, एनिमल्स में नहीं होती। यहाँ CO2
और वाटर से मिलकर क्या C6H12O6 बना होगा Yes, sir. और साथ में ऑक्सीजन, ऐसा प्लांट में किया होगा। और इस प्रोसेस को क्या कहा गया? Photosynthesis. फोटोसिंथेसिस। यहाँ जस्ट उल्टा हुआ होगा, इसमें C6H12O6 और ऑक्सीजन लेके जो हम सांस लेते हैं, इससे वाटर बना होगा और 38 ATP और CO2 बना होगा और जो भी है 38 ATP या कुछ ATP एनर्जी बन गई। इस चीज को पता क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। सही बताया आपने। तो रेस्पिरेशन ग्लूकोज का टूटना है, जबकि ग्लूकोज का बनना लक्ष्यता क्या है? सही है। तो दिस इज रेस्पिरेशन। एक चीज मुझे फिर से पूछनी, मैं भूल गया हूँ, ये बताइए कि कार्बोहाइड्रेट का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक होता है? सर कार्बोहाइड्रेट से बाइट एक और बात बताओ, ये बताओ प्रोटीन और लिपिड का ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक होता है? अभी बिल्कुल अभी आपसे पूछना, बोलो बेटा। गोल्जी पर सही, ER सही। से गोल्जी पर सही, देखो ER से पहुंच गया वहाँ, अब वहाँ पैकेजिंग होगी, फिर वहाँ से क्या होना होगा? सर फिर वो प्लाज्मा सब जगह। और भी सबके पास तो मेम्ब्रेन है, क्या सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के पास ही है क्या? हर एक माइटोकॉन्ड्रिया पे भी है, प्लाज्मिड्स पे भी है, लाइसोसोम पे भी है, सेंट्रियोल्स पर भी है, ना जाने कितने ऐसे इसके सेल ऑर्गेनल्स हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बात पकड़ी है कि ये वास्तव में ER से तो जाता ही, पहले बता ही रहे थे, फिर गोल्जी ऑपरेटर्स भी मैंने कहा कि गोल्जी ऑपरेटर्स से और सब ठीक है कि नहीं? अब थ्रू किसके थ्रू? इट इज ए मीडियम थ्रू विच, तो वास्तव में ये जो तैर रहा है या जा रहा है, क्या सब साइटोप्लाज्म के थ्रू ही जा रहा है? Yes, सो sir. थ्रू विच प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट इज ट्रांसपोर्टेड। कार्बो So through which minerals कह सकते हैं? बिल्कुल, मिनरल्स बाहर से भी आते हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये 11 का मैंने बोल दिया कि जो तुमने खाना खाया रात को, तो वो सुबह तक तुम्हें फिर क्यों भूख लग गई, इसका जवाब इन्होंने दे कि देख लो, फिर से समझिए, टेस्ट हो गया। जस्टिन की बात तो सुन लो। बाहर में पोटेशियम ज्यादा है, पोटेशियम आयन, और अंदर में क्या है? सोडियम आयन ज्यादा है। और ये इसी सेल मेम्ब्रेन से क्या इनका आना जाना होता है? Yes, sir. तो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, ये आपके पूरी एनर्जी का 80% हिस्सा खा जाता है, उसको बैलेंस करना। इतनी बड़ी बात जस्टिन ने बोली है कि आवर मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन बैलेंसिंग सोडियम पोटेशियम पंप। ये तुम्हारी मम्मी गाइड करती कि पापा इतना कैसे तुम जान गए? बहुत बड़ी बात। देखो कि कितना है ना, लोग कहाँ बता पाते हैं ना इनके कि इट इज जो सोडियम और पोटेशियम का पंप है, आवर मोस्ट ऑफ द एनर्जी, जैसे 38 ATP है ना, 34 इसमें चली जाए। मतलब अंदर में सोडियम ज्यादा बना के रखना है सेल को, ये सेल का फर्ज है, और पोटेशियम ज्यादा है तो उसको बाहर निकाल देना है। क्या इस काम में एनर्जी लगेगी? Yes, sir. तो बाहर से सोडियम अंदर डालना, अंदर से पोटेशियम बाहर निकालना, यही काम पूरे सेल को सबसे बड़ा काम है, और इस काम में आपकी ज़्यादातर एनर्जी यूज हो जाती है। ठीक है कि नहीं? चलो हम फिर से आते हैं अपने आगे। तो ये इट इज ए मीडियम थ्रू विच प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ट्रांसपोर्टेड, क्योंकि फ्लूइड है। तो आर सर तो फिर इसमें फिर लिखेंगे नहीं क्या? अच्छा, सबसे ज़्यादा दुनिया का व्यापार बताओ रेल रूट से होता है, बस रूट से होता है, कि एयर रूट से होता है? रेल वही सी बता रही, बोली सी से होता है सर, कहाँ इधर उधर आप कर रहे हैं। जैसे जो साइटोप्लाज्म है वो भी फ्लूइड है, तो जो फ्लूइड है उसी वो सबसे सस्ता मीडियम है। तो ऑल द मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो भी है इज डन बाय सी रूट ओनली 80%। सेकेंडली तो रेल आता है ना। अब रेल एक इंटरनेशनल थोड़ी है कि यहाँ से आपको सऊदी अरब या अमेरिका, सब कुछ तो सी से ही हो रहा है, और फ्लाइट भी महंगी है। सबसे सस्ता क्या है? सी रूट। अब चलो, तो ये हमारी दूसरी बात हो गई। सर इसका मतलब साइटोप्लाज्म सिर्फ थ्री चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। 3 चीज ट्रांसपोर्ट होती है, कहाँ से कहाँ होता है? पहले भाविन ने बताया कि सर साइटोप्लाज्म जो है क्लोरोप्लास्ट से माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पहुँचाया कि नहीं? ये देखो। और दूसरी चीज
इन्होंने बता दिया कि गोल्जी ऑपरेटस टू ऑल सेल ऑर्गेनल्स द प्रोटीन इन लिपिड, क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन बनानी होगी। ठीक है, चलो। और मिनरल का जस्टिन ने अभी अभी बताया कि कैसे सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है। सर फिर साइटोप्लाज्म में आपने 3 चीजें लिखी, तो उसमें हमने विटामिन नहीं लिखी। मिनरल का कोई नहीं, मिनरल तो बाहर से अंदर आने को है, तो वो भी साइटोप्लाज्म में पंप का कार्य कर रहा है, लेकिन फ्लोट करके नहीं आना है। बस उसका लिख सकते हैं, लिखना हो तो लिख दो। बेसिक ठीक है, ये लोग बहुत डीप स्टडी करते हैं, हमें उतना नहीं सीख। क्यों हम लोग तेज बने, हम बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है नहीं। अब देखो नेक्स्ट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो इसका। CO2 जो सेल के अंदर है, मैं जस्ट ऐसे बता दे रहा हूँ, वैसे मैंने करा दिया है। CO2 किसी भी सेल में या अमीबा है तो कैसे ये ट्रांसपोर्ट होगी। CO2 उस दिन लक्षिता ने भी बताया था कि it simply CO2 diffuses out from the cell. The concentration of CO2 inside the cell is more, it diffuses out. सीधी बात है। या ये कह सकते हो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 takes place through the cell by the process of diffusion, ऐसा लिख सकते हो। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज रेगुलेटेड, कितना सेल को चाहिए या कितना नहीं चाहिए वो सब ऑस्मोसिस से नेट होता है। मोमेंट वाला डेफिनेशन क्या आ सकता है ऑस्मोसिस का? आ सकता है, तो ऐसा लिखेंगे दैट इज वाटर मूवमेंट इज रेगुलेटेड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस, गैसियस मूवमेंट इज रेगुलेटेड बाय द डिफ्यूजन। यही तो बोल रहे थे आपके नहीं उसे, ये भी समझ में आ गई बात कि नहीं। व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। It allows certain materials to pass through it. ऐसा नहीं लिखना कि to get inside it, कभी कभी तो बाहर नहीं निकालती है ना, to pass through it and does not allow other materials to pass through, so it is called selectively permeable membrane। ना अब देखिए तीसरी चीज है सेल वॉल, समझ में आ गई बात। इसमें CO2 का डिफ्यूजन होगा, क्या होगा, गैस तो सिंपली उसके लिए कोई वॉल की ज़रूरत नहीं, कोई वॉल उसको नहीं रोक सकती, वो डिफ्यूज हो जाए हायर कंसंट्रेशन से। जैसे अगरबत्ती की स्मेल है तो वो एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज हो जाती है, उसके लिए कोई वॉल उसको नहीं रोक सकती है, लेकिन वाटर को रोकने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो वो उसके थ्रू रेगुलेट होगी। अब कुछ चीज़ें आपने हमसे पूछी, अब हम भी आपसे पूछेंगे प्लाज्मोलिसिस का। जस्मिता बताना नहीं, तुम बीच में बोल देती हो, इसको बोलने दो। हाँ हाँ बताओ प्लाज्मोलिसिस। चीज़ों को छिपाने से कुछ नहीं। लेट द क्लास बी एक्नॉलेज्ड बाय योर लाइट ऑफ गुड बेटा। हाँ बोलो। कौन से सोल्यूशन में? हाँ तो वाटर कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होता है, तो जो भी वाटर है या फिर कुछ भी है तो वो सेल के अंदर से बाहर निकल जाता है, तो वो सेल स्ट्रेन हो जाता है। अच्छी बात बता रही हो। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है? तो उसे व्हाट विल हैपन टू द सेल इन आइसोटोनिक सोल्यूशन? Sir, no change will happen in when cell is put in isotonic solution. What change will take in hypotonic solution if cell is kept? The cell will swell up. What is turgor and in which solution it will take place? Turgor. Turgor. हाइपोटोनिक। बहुत अच्छी बात है, पिछली क्लास में बताया था turgor। सर यानी That is bursting of cell is known as turgor। ये लोग कैसे बता रहे हैं? That is bursting of cell is known as turgor and it may take place in, ये बात समझ में आ गई? What the cell wall will do if the cell is kept in hypotonic solution? अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हम सेल को रख देंगे तो सेल वॉल, मान लो इसके चारों तरफ एक सेल वॉल है, वो क्या काम करेगी? बोलो आदित्य बताइए।
मान लीजिए अगर आपने इस सेल को ये कर दिया और ये इसकी सेल वॉल है कि नहीं, तो बताओ ये सेल वॉल क्या करेगी? इसका भी तो कुछ पर्पस होगा कि It protects the cell. क्या करेगी? It protects the cell from entering फ्रॉम excessive water. टर्जर, ये उसको फटने से बचाएगी। ये तुमने एक मग पानी डाल दिया प्लांट में, सबने पानी डाल दिया, बाहर जो उसकी मिट्टी को पूरा हाइपोटोनिक बना के रख डाला, अब सेल तो पानी लेगी ऑस्मोसिस से, तो क्या वो सारा प्लांट फट जाएगी दिन में? नो, इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? सेल वॉल। सेल वॉल। सो व्हाट द सेल वॉल विल डू? सर सेल वॉल एक अमाउंट तक पानी को अंदर जाने देता है जिससे सेल ब्लास्ट वो चीज़ पूछनी है। ब्लास्ट ना हो तो सर्टेन अमाउंट तो भी जाने देगा, ज़्यादा नहीं जाने देगा, तो उसको टर्जर से बचा लेगा। अगर सेल वॉल के अंदर ही सेल बर्स्ट हो जाए तो हाँ, बस्ट नहीं होगी, वो burst हो प्रोटेक्ट जाए करेगी। जैसे बैलून है उसके चारों तरफ, तो उससे ज़्यादा उसमें पानी नहीं भरेगा, बस्ट ही नहीं करेगी, प्रोटेक्टेड। इट सपोर्ट, इट गिव्स अ मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर हमने जो भी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखी है उसके अंदर एक ही कही कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में यूज़ करता है, और तो डिफ्यूजन में नहीं यूज़ करेंगे। जब भी डिफ्यूजन की बात करेंगे उसमें सेमी परमेबल का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि गैसेस पार्टिकल्स आर सो टाइनी दैट जो उसके पोर्स होते हैं ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, Yes, sir. सो दे आर मीनिंगलेस फॉर डिफ्यूजन। गैस कैन फ्रीली मूव इन एंड आउट, ठीक है, थ्रू सेल and no semi permeable membrane, even it is permeable to gases but semi permeable to water। बहुत बड़ी बात। सर तो समझ आई बात कि सेल नहीं? वॉल तो उसको कवर कर लेगी कि वो रिजिड होती है, तो सेल वॉल रिजिड होती है, बहुत सारी चीज। ट्रांसपोर्ट में यूज करती है, तो डेफिनेशन में हमें cell अब हम wall सेल वॉल के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं कि सेल वॉल क्या करेगी। तो आपको दो चीजें बता दी, एक हमने आपको बता दिया दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा क्या बता दिया? साइटोप्लाज्म। तीसरी बात है तुमने निष्का बहुत अच्छा बताया, प्लाज्मोलिसिस का मतलब तुम जानती हो ना। सेल वॉल तो इन प्लांट सेल, जो प्लांट सेल होती हैं, तो उनमें ये देखो, इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में और क्या होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा? That is ये सेल वॉल है। तो ये सेल वॉल है। यस सर। तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो देवांश, और किन तीन चीजों में सेल वॉल होती है? सर तीन चीज़ों में सेल वॉल होती है। एक तो प्लांट सेल, तो प्लांट सेल और बैक्टीरिया और सर बैक्टीरिया, प्लांट सेल, फंगस। जो तीनों बता दिए। मशरूम इन्होंने खाया होगा भाई, सब ब्लू ग्रीन। महंगे घर के लोग ये खाए होंगे, बहुत महंगी सब्जी मिलती है, तोड़ के देखा होगा, अरे तो टूट गई, इसमें सेल वॉल है। फंगी तो मशरूम है कि नहीं? तो इसलिए जो सेल वॉल है वो तीन चीजों में पाई जाती है, और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल है। बैक्टीरिया का तो तुमने डायग्राम बनाया हो, तो सही है कि नहीं? सो सेल वॉल, अब बुक में देखो सेल वॉल के बारे में क्या लिखा है, इज फाउंड in plant cell, bacteria and और तीसरी चीज में किसमें पाई जाती है? फंगी। ये देखो, in plant cell cell wall is made of, बताओ, तुम उसको बता रहे थे, हमें भी बताओ। हाँ सेल्यूलोज। सही type of carbohydrate. छिपाओ मत चीजों को, उसको बता रहे हो, हमें नहीं बताया। सो इन प्लांट सेल, सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या है जानते हो? ये जितनी घास है ये सब में सब प्लांट है कि नहीं? इवन जो लकड़ी है, ये जो लकड़ी है जिसकी ये डेस्क बनी है, ये 98% सेलुलोज है। जो कॉटन है वो 99.9% सेलुलोज है, और कॉटन, रुई, और जो खीरा है वो 99.98% सेलुलोज है। और इवन जो हमने कपड़े पहन रखे हैं, जिस लकड़ी की पेंसिल से लिखते हैं, जिस डेस्क पे हम बैठे हैं, जो किताबें हैं, वो भी 99% सेलुलोज है। और ये इसीलिए इस वर्ल्ड को सेल्यूलॉइड वर्ल्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें दुनिया की जो भी दिख रही हैं, क्या वो सेलुलोज की बनी है? तो भाई सब लकड़ी 98% सेलुलोज है।
सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ लिखा है। सर, तो लेकिन कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है सेलुलोज है। अगर तुम्हारे घर में गाय कपड़ा खा रही है तो जान लेना उस कपड़े को डाइजेस्ट कर लेगी और उससे उसको ताकत आएगी। सो जो हम लोग सुन लीजिए, हम लोग अगर खीरा, अगर आपको एक हफ्ते तक खीरे पे रखा जाए तो क्या होगा? सर वाटर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा, देखो कितनी बड़ी बात कही है कि वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। अगर खीरे पे रखा जाए तो समझो मारा जा रहा है। इसलिए खीरा हमारी बॉडी में रफेज है, ये सिर्फ हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करता है। और जो भी चीज़ हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन कर रही है वो सलाद है, वो आपको कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि हमारी एलिमेंट्री कैनाल, आहार नली जो है वो 10.9 मीटर लंबी है, जबकि खरगोश की 50 मीटर लंबी है। और उसी तरीके से शेर की 6 मीटर लंबी है। शेर को अगर तुम गेहूं और इन सब चीज़ों पर रख दोगे तो वो मर जाएगा। वो अगर तुम उसे ब्रेड खिलाओगे मर जाएगा, क्योंकि पचा ही नहीं सकता है। उसी तरीके से हम उसे पचा सकते हैं, वो सिर्फ मीट पचा सकता है, उसकी इतनी छोटी है। हम लोग किसको पचा सकते हैं? गेहूं को। और खरगोश घास खा ले, कपड़ा खा ले, सबको पचा ले जाए। कागज पे रह सकता है, सिर्फ उसको कागज डालो अपने पुराने रद्दी रख लो, कहीं नहीं मिला वो जिंदा रहेगा। बोलो गाय जिंदा रहेगी। समझ में आ गई बात? सो क्या चीज? क्रोकोडाइल्स भी वेजिटेबल खाने को तो सब कुछ खा सकते हैं, फिर अंदर पचाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सेलुलोज है इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये शुगर, ये क्या चीज है बताओ? शुगर के कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी बोला जाता है। तो इसलिए सेलुलोज क्या है बताइए? इट इज A form of sugar. कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और शुगर। जरा ध्यान दीजिए। तो अभी हम लोगों ने देख लिया सेलुलोज प्लांट की सेल वॉल। बता सकते हो ये जो बनी हुई सेल वॉल है अर्पित, ये किसकी बनी है? प्लांट, बताओ। सेलुलोज की बनी है। क्या तुम ये बता सकते हो कि जो हम लोगों की बॉडी की सेल वॉल है वो किसकी बनी है? हाँ बताओ। बॉडी में सेल वॉल होती है। करेक्ट। ह्यूमन बॉडी में नहीं, जिसमें ये ऐसे ऐसे हो जाए उसमें क्या सेल वॉल है? No, sir. तो हम लोगों में सेल वॉल नहीं होती है। तो अमीबा में सेल वॉल होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि वो भी फ्लेक्सिबल है। तो प्रोटोजोआ में सेल वॉल नहीं होगी। 3 चीज बताई गई जैसा इन्होंने बताया। फंगी है, तो फंगी की सेल वॉल तुमने किसकी बताई थी? मशरूम। करेक्ट, जो बता दिया ना। मशरूम की सेल वॉल अभी बताया कि नहीं, काइटिन की बनी होती है। लिखो यहाँ पे, भूल जाएंगे नहीं तो। वो भी कॉम्प्लेक्स शुगर है, बहुत बड़ी बात है। तो जिसकी तुम्हारी वाइट सेल वॉल है या कलरफुल है फंगी, वो सारी काइटिन की हैं। और जो ग्रीन है वो सेलुलोज की। बात समझ आ गई? लिखो इस चीज को। तो जस्टिन आज बहुत बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। दैट इज फंगी सेल वॉल इज मेड ऑफ, बोलो किसकी बनी है? काइटिन। क्या है? ये भी एक कॉम्प्लेक्स शुगर है। कार्बोहाइड्रेट शुगर ही। फिर समझ लो, कार्बोहाइड्रेट को शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर। ध्यान दीजिए। तो कुछ इसकी सिंपल फॉर्म है। कौन कौन सी? बोलो मोनो शुगर कौन सी है? ग्लूकोज, C12H6O6 है कि नहीं? और डाई शुगर बोलो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सी होगी? C12H22O11, ये डाई शुगर है। ये गन्ने की है। ये ग्लूकोज, ये सुक्रोज, ये गन्ने की चीनी। हो गया ना? समझाई? और और हो गया। डाई शुगर लिखा तो है? जैगरी। हैं? जैगरी। हाँ। अब तीसरी चीज है पॉली शुगर। पॉली का क्या मतलब है? बहुत सारी शुगर। वो होती है, इसके 1000 मिल जाए। क्या इसके 2 मिलने से बना? ध्यान दो। अगर मान लो, जरा अदिति से जोड़ो, C6H12O6 और जोड़ो C6H12O6, जोड़ो दोनों को। क्या C12 हो गया? C12H24 22। और जो एक 2 है और एक O, ये निकल गया। यानी 2 ग्लूकोज मिल जाएं तो एक डाई शुगर या गन्ने की चीनी जो तुम्हारे घर में चाय में डाली जाती वो बन जाए। 1000 ग्लूकोज मिल जाएं तो सेलुलोज बने। 1000 ग्लूकोज मिल जाए तो पोटैटो बने। 1000 व्हीट जो ऐसे हैं। एक जो रसीले फल हैं वो मोनो शुगर है, और जो थोड़ी गाढ़ी है जैसे गन्ने का है उसी से तो गुड़ बनता है, तो वो उसको कंडेंस करके बना। 2 मिलेंगे तो ये, और 1000 मिल जाए, पानी उड़ा दे प्लांट। देखो पानी उड़ गया,
और बिल्कुल उड़ा दे तो गेहूं बन जाए। तो प्लांट अपना भोजन किस रूप में संरक्षित करता है? हाउ इट इज स्टोरिंग? इट इज इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में? अगर मान लो वो अंगूर के रूप में करे या ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज तो ग्रेप का ही होता है कि नहीं, तो कितने दिन रख पाएगा? हफ्ते भर में अंगूर सड़ जाएगा, ना तोड़ो तो पेड़ी में सड़ जाए। हफ्ते भर से ज़्यादा नहीं है, पक गए तो तोड़ लो, कच्चे में ही तोड़ लो, कहीं सड़ ना जाए। तो बोलो, और जबकि ग्रेन्स हैं तो अगर स्टार्च है तो वो महीनों 10-10 साल तक गेहूँ रखा जाता है। तो प्लांट स्टोर्स इट्स कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में होता है। कौन से 4 चीजें हैं? पोटैटो, कॉर्न, वीट। और हम लोग किसमें तुमने बताया था? हमारी बॉडी में ये जो कार्बोहाइड्रेट कहाँ स्टोर, बताओ बेटा। बहुत अच्छा, देखो बाद में नहीं बताएंगे, दो दूसरी वाली बोलते हैं। इट इज इन लीवर। हमारी बॉडी में ग्लूकोज लीवर में स्टोर, क्या बताया? लीवर में। देखो देवांश की बात ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर मिस करोगे। ऐसा हमको दे रहे हो, वहां देते तो बहुत अच्छा। देखो ये चीज है, ये लीवर है। तो हमारी बॉडी में बोलो जो कार्बोहाइड्रेट किसमें सुरक्षित है? ब्राउन कलर का, वो भी लीवर है। वो देखो ब्राउन कलर, ये भी लीवर है। इसमें किस फॉर्म में इन्होंने बताया? ग्लाइकोजन। तो हमारे अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में सुरक्षित है? अगर तुम भूकंप में 15 दिन तक दबे रह जाओगे तो इसमें जो ग्लाइकोजन है ये भी स्टार्च ही है। जैसे सेलुलोज, 3 कॉम्प्लेक्स फॉर्म अभी मैंने बताई हैं, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, और चौथी चीज क्या है बोलो? ये सभी चीजें, काइटिन भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है कि नहीं? तो प्लांट में स्टार्च और ह्यूमन में बहुत अच्छा। और वो किसमें? लीवर। देखो लीवर के 42 काम है, इन्होंने एक काम आज गिना दिया, 41 कल ये बताएंगे, आज नहीं बताएंगे क्योंकि क्लास चल रही है। तो 42 वर्क इनसे हम लोग पूछ रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारी बॉडी का यकृत है। ठीक है, तो अगर YouTube में जाओगे इनका 1 घंटे का लीवर पर लेक्चर है, वो तुम सुन सकते हो, देवांश के नाम से। अब जरा देखिए आगे की बात हम लोग करें। जो पॉलीशुगर है वो किसमें होता है? लो, इन्होंने बता दिया मोनो शुगर, डाई शुगर। ये देखो, अगर हर एक ग्लूकोज, 2 में से 1 वाटर निकला है क्या? और अगर मान लो 1000 ले लो ग्लूकोज, क्या ले लो? 1000। सुन लो, 1000 ग्लूकोज में से हर एक में से 1 वाटर निकालो। देखो 1 निकला, और ये सब मिल जाए, एक नेटवर्क बना ले, 1000 वाटर निकल जाए तो ये सूख जाएगा बिल्कुल। 1000 से ज्यादा, मतलब उसको पॉली कहिए ना, तो फिर वो बन जाएगा ये स्टार्च का फार्मूला, यही ग्लूकोज का फार्मूला, यही सेलुलोज, थोड़ा बहुत अंतर है। तो ये सब जो है पॉली शुगर है। पॉली शुगर में क्या क्या लिखे? वो लिखा पॉली शुगर। इफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंडेंस देन दे फॉर्म केन शुगर या डाई शुगर। If thousands of glucose molecule condense, they form polysugar, and plant conserve their food in form of starch, and we conserve our food in form of glycogen. तो ये तुमने समझ लिया? अब लिख लो, जो पॉलीशुगर है उसमें काइटिन है, उसमें सेल्यूलोज है, उसमें और क्या चीज है? That is starch, और उसमें है ग्लाइकोजन। हाँ जस्टिन, हम लोग क्या स्टार्च को पचा सकते हैं? तो स्टार्च को नहीं, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने देखो, फिर समझ लो, इन्होंने अभी अभी कहा है कि आलू में स्टार्च होता है। तो अगर तुमने आलू खाई है तो खूब सारा पानी पियो, क्योंकि इतना वो लूज कर चुका है। 4.5 घंटे बाद दौड़ना आलू खाने का, क्योंकि उसने बहुत सारा पानी निकाल दिया है। आलू खाने के बाद 4.5 घंटे बाद दौड़ना, और चीनी खाने के आधे घंटे बाद दौड़ जाना। और जब तुमने ग्लूकोज का पानी पिया है तो तुरंत दौड़ जाना। ग्लूकॉन डी ये जान में जान डाल दे पीते ही। तो ग्लूकॉन डी में तुरंत दौड़ देना, क्योंकि बस ये टूटना ही टूटना बाकी है। और जब तुम ये खाओगे चीनी तो एक्स्ट्रा पानी पियो, क्योंकि चीनी और पानी नहीं पियोगे तो ये बनेगा कैसे? और ये बनेगा नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया का गले तोड़ के तो दो। और अभी अभी तुमको इन्होंने क्या बताया? अगर आलू खाई है तो 2 गिलास पानी पी लो, सबको तोड़वा तो लो, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया इनसे रेस्पिरेशन। बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से हम स्टार्च को पचा सकते हैं कि नहीं? यस, वी कैन डाइजेस्ट, हाउएवर इट टेक्स टाइम।
और बताओ खीरे में क्या होता है और क्या हम उसे पचा सकते हैं? सर खीरे में सेलुलोज होता है और हम उसको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी एलिमेंट्री कैनाल बहुत छोटी। वी कैन डाइजेस्ट स्टार्च बट वी कैन नॉट डाइजेस्ट सर रोज रोज खीरा नहीं खाना चाहिए। रोज नहीं, आप खाओ जैसे आपने खाना खाया तो उसके पहले अगर हमने पहले खीरा खा लिया, लोग कहते हैं सलाद खाओ आधे घंटे तक, तो पुराना सब साफ हो जाएगा फिर खाना खाओ। हर बार यही करते हैं हम लोग, यही तो करते हैं। आपको सलाद दी जाती है शुरू में प्लेट कि उसको खाइए, जब बिल्कुल एलिमेंट्री कैनाल साफ धुल के साफ हो जाए फिर खाना, यही तो होता है कि नहीं? इट इज़ रफेज। अब जैसे सलाद नहीं है, हैं? सर हमने खीरा खाया तो फिर सेलुलोज का क्या? ये लो, ये और अच्छा बता दिए। बोले अगर तुम खीरा नहीं खा रहे हो तो कागज खाते हैं बच्चे, रुमाल खाते हैं, तो खा लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी तुम्हारी एलिमेंट्री, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, तो उससे तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल कागज 2 पीस खा लिया और फिर अपना साफ हो गई फिर खाना, बहुत बड़ी बात। सर कागज जो खीरा में सेलुलोज है वही कागज है। आप देखो लकड़ी की लुगदी से ही तो पेपर बना है, तो ये कह रहे हैं सर कागज खा लिया जाए। सर हीरा कागज, इससे होना कुछ नहीं है, सिर्फ होना क्या बताओ, हमारा एलिमेंट्री कैनाल साफ हो जाएगा। रफेज है, जो एक तरीके से जैसे एमरी पेपर से नहीं रेगमाल से खींचते हैं, सैंड पेपर। सर ग्लाइकोजन वाला फैक्ट बता दीजिए एक बार। ग्लाइकोजन का भी यही फार्मूला है, वो 11th या 12th में आपको उसका फार्मूला बताया जाएगा। बस ये संडे टेस्ट में नहीं आएगा ना ये? कुछ नहीं, इसमें से कुछ अभी नहीं आएगी, यही आएगा जो यहाँ लिखा है, ये सब कुछ नहीं। जो बुक में है बस वही आएगा। जानना बहुत कुछ है, लिखना थोड़ा है। अगर फिर नहीं तो तुम तेज बच्चों को सुनो। अब जैसे देखो आगे की बात, सेल वॉल हमने बता दिया, आगे क्या कह रहा है? सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और ये क्या करता है बताओ? सेल वॉल इसको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। अभी देखो इसको क्या स्ट्रेंथ दे रहा है सेलुलोज? हमको कोई एक डंडा मार दे तो कहो हड्डी टूट जाए, प्लांट को लाठी मारो कुछ होगा क्या? बड़े बड़े पेड़ को, तो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? सेलुलोज गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। सही है, बुक में लिखा हुआ है, पढ़ लो। टूट नहीं सकते। सेलुलोज गिव्स मैकेनिकल, तो सेल वाली लिखो, सेलुलोज ना लिखो, उसमें तो सेलुलोज की डनी होती, सेल वाली लिखो। सेल वॉल गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। अब जरा देखिए, नाउ आगे क्या लिखा है कि सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया। फंगस में भी पाई जाती है, मशरूम में फंगस है ना। एंड ये अगर मान लीजिए बहुत डाइल्यूट हो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, क्या लिखा है आगे? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में भी इनको रख दिया जाए तो उस हाई प्रेशर को भी ये बर्दाश्त कर जाते हैं और सेल को टर्जर से बचाते हैं, पूरा लिखा है बुक में। सो इस तरीके से सेल जो है, सेल स्वेल्स बिल्ड अप द प्रेशर अगेंस्ट द वॉल, और अगर मान लीजिए सेल फूलती जा रही है तो क्या सेल वॉल पे प्रेशर पड़ेगा? तो वॉल भी उसको दबाएगी कि तुम दबो और पानी बाहर निकालो। तुम किसी चीज़ को पिचका दो तो क्या उसके अंदर का जो भरा हुआ पानी बाहर निकल जाएगा? तो वो जब प्रेशर लगाएगी तो सेल के अंदर का पानी बाहर निकल जाएगा। उसमें छोटी छोटी छेद है, तुम बाहर से अंदर दबाओ तो सब पानी बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? सो व्हेन सेल स्वेल्स अप it exerts pressure on cell wall. Cell wall in turns exert pressure on cell. जब कोशिका अपने कोशिका भित्ति पर बहुत अधिक दबाव डालती है तो कोशिका भित्ति भी दूसरी ओर से इसके विपरीत कोशिका पर दबाव डालती है और उसके अंदर का भरा हुआ पानी बाहर निकल जाता है, और इस तरीके से सेल कभी भी फटने नहीं पाती। सर ये न्यूटन का लॉ है। लो कितनी बड़ी चीज समझो, एक 9th का बच्चा न्यूटन की बात कर रहा है। चलो अभी हम लोग उसको देख लेंगे या फोर्स एंड प्रेशर पढ़ने ही वाले हैं, अगली क्लास तो उसी की है। नाउ सो सच विद स्टैंड्स, अब इसमें देख लीजिए, इस सेल वॉल प्रिवेंट्स द सेल टू गेट टर्जर, ठीक है कि नहीं? देखो सेल वॉल प्रिवेंट्स सेल फ्रॉम बस्टिंग, इसको बस्टिंग से बचाती है।
ओके, इतना काम है। अब आपको कुछ चीजें लिखनी है। सर प्लास्टिक की जगह अगर टर्जर ले लेंगे तो वही बात होगी। बस्ती में टर्जर एक ही चीज है, फ्रॉम टर्जर। देखिए, राइट 5 न्यूट्रिएंट्स, 5 न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखो। सेकंड, मेक द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड लेबल इट। यही है प्लांट सेल का डायग्राम, डायग्राम ऑफ प्लांट सेल। सर इसमें जो C6H अभी बहुत सारी चीजें नहीं बनी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देना, गोल्गी ऑफ वैक्यूल्स बचे हैं। वैक्यूल्स हो तो हम बनवा देंगे। अच्छा जो C6H12 है रेस्पिरेशन का वो भी लिखना है। कुछ नहीं, 5 न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखने हैं सर बस, नीचे वाले प्लांट से कुछ नहीं। बस सिर्फ आपको यही एक प्लांट सेल बुक में देखो कहाँ बनी है, वही बनानी है। तीसरी चीज, राइट ए नोट ऑन साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल। सर इसके लिए बड़ा पेपर चाहिए होगा। क्यों? ये आ जाएगा एक में और एक में बना देना, ये तो एक ही लाइन का है। तुमने पिछली बार जो आज दी है उसमें तुमने 2 पेपर यूज किए, जबकि पूरी क्लास नहीं किया। तो मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से तुम प्राकृतिक Wastage। संसाधनों का सर इस्तेमाल। मेरी हैंडराइटिंग बर्बादी कर रहे हो, इससे किसी का पेट और- कट जाता है। हाँ, और जल्दी होता है। किसी का पेट भर जाता है उसी कागज से। राइट ए नोट ऑन प्लाज्मा। बेचारे का खून छीन लिया है। देखिए, साइटोप्लाज्म एक और का खाना छीन लिया। तुम खाते हो क्या सर? एंड सेल वॉल। क्योंकि जो इसी ये पेट भरने की बात है, रेयॉन का कपड़ा भी आता है, रेयॉन, नायलॉन। यस सर। अब ये कपड़ा खाने वालों पे इन्होंने अपना नाम रखा है, कपड़ा एक रेयॉन। चलो, आदित्य बिरला। वीडियो फिट हाँ ओके। तो आपने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन तो लिया ही नहीं है। अब आगे देखिए, न्यूक्लियस क्या चीज है। सो हमने ओनियन पील में भी जब सफ्रानिन सोल्यूशन से उसको स्टेनिंग की थी, स्टेनिंग का मतलब रंगा था, तो क्या उसका न्यूक्लियस स्टेन्ड हो गया था, रंग गया था, और वो डीप कलर या डार्क कलर का दिख रहा था। और ऐसा रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था 1831 में, और उन्होंने उसका क्या नाम दिया था निखिल? What was the name given by Robert Brown in 1831? It was nucleus. The Nucleus. term coined nucleus by Robert Brown only. तो न्यूक्लियस क्या है बताइए? इट इज द प्राइम ऑर्गन, सबसे मुख्य अंग है किसी भी सेल का, इसके बिना वो काम नहीं कर सकती है। सो दैट इज न्यूक्लियस क्या है? इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। सर आपने जेनेटिक लिख दिया। जेनेटिक मटेरियल, इट कंटेन्स जेनेटिक Genetic material. मटेरियल, ठीक है, विच इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ सेल। प्रोटीन बनाने के लिए, फिर से समझिए, ये ध्यान दो, ये देखो, प्रोटीन जो बना है, प्रोटीन हमारी बॉडी में 3 काम कर रहा है। कौन कौन से 3 काम कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। तो प्रोटीन हमारे बॉडी में बहुत सारे काम करता है, देख लीजिए। प्रोटीन ये 3 तरीके का है। लो ओके, अब समझो, प्रोटीन हमारी बॉडी में 3 तरीके का है। कौन कौन से प्रोटीन है? एक है स्ट्रक्चरल, एक है हार्मोनल, और एक है एंजाइमल। देखो 3 तरीके के हैं देवांश, हो गया तुम्हारा तो जमा करो, ये जरूरी चीज बताना। स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है
कि जो सेल का स्ट्रक्चर है क्या वो प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ होता है, तो उसको स्ट्रक्चरल प्रोटीन सेल को स्ट्रक्चर दे रहा है। और दूसरी चीज हार्मोनल प्रोटीन हार्मोन। जो होता है हमको डायरेक्शनल ग्रोथ दे रहा है। डायरेक्शनल ग्रोथ का मतलब है ऐसा नहीं है हमारे कि एक हाथ लंबा हो गया छोटा हो गया, ये कुछ इधर का डिसेप्ड नहीं है, ये डायरेक्शनल होता है। हार्मोनल क्या करता है बताओ? लड़के को लड़का बनाता है और लड़की को लड़की बनाता है। और अगर हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा तो फिर आप देखोगे कि बॉयज़ में कुछ गर्ल्स के फीचर आ जाते हैं जो ट्रांसजेंडर होते हैं। तो इस तरीके से हार्मोनल प्रोटीन क्या कर रहा है बताओ? इट गिव्स अस ए प्रॉपर डायरेक्शनल ग्रोथ, हमारे बॉडी को शेप दे रहा है। तो ये हार्मोनल का काम है। स्ट्रक्चरल का क्या काम है बताइए? स्ट्रक्चरल का, क्योंकि हर सेल का स्ट्रक्चर प्रोटीन और लिपिड का है। और दूसरा सेल को डायरेक्शनल ग्रोथ देना, उनका जेंडर डिटरमाइन करना, ये हार्मोन करता है। और बताओ फिर एंजाइम क्या करता है? यस, जैसे डाइजेस्टिव का मतलब ये इतना पावरफुल है, जब हम खाना खाते हैं तो क्या पूरा डाइजेस्ट कर देता है? उसी तरीके से सेल में भी एक लाइजोसोम है, उसके अंदर यही एंजाइम भरा है। अगर ये बस्ट कर जाए तो क्या पूरी सेल को खा जाए? इसमें एंजाइम है, दिस इज लाइजोसोम। तो इसका काम होता है वैसे तो पैथोजन को खाना। सर राइबोसोम से छोटे बड़े होते हैं। इसका काम क्या होता है बताइए? पैथो, अगर इसके अंदर कोई बैक्टीरिया आ जाएगा तो क्या सबको खा लेगा, सेल को बचाएगा। और अगर सेल में टूट फूट हो जाए तो ये सेल को भी खा जाएगा। समझ आई बात? नहीं तो फिर सेल टूट फूट हो जाएगी, मर जाएगी, तो बॉडी में तुम्हारे सेल सड़ने लगे तो क्या बॉडी खराब नहीं हो जाएगी? तो लाइजोसोम का फर्ज है अगर सेल ही काम करना बंद कर दे तो अपनी ही सेल को खा जाए, और नहीं तो पूरे टाइम पूरी जिंदगी भर ये बैक्टीरिया को खाता है, हार्मफुल बैक्टीरिया। समझ में आ रही बात? पैथोजेंस को। अब जरा देखो, तो तुमको 3 बातें बताई। हाँ, स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर दे रहा है लिपिड, दूसरा हार्मोनल और तीसरा एंजाइमल। एंजाइम्स डाइजेस्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? डाइजेस्टिव पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। हार्मोनल क्या कर रहा है बोलो? डायरेक्शनल ग्रोथ। और तीसरी चीज क्या है? स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चर देता है। जो समझ में आ रही बात? तो ये प्रोटीन दिखता है ऐसे। प्रोटीन कैसे दिखेगा? फिर से समझिए, जो प्रोटीन है लक्षिता, वो बताओ किसका बना हुआ? हाँ देखो, पिछली बार देवांश ने बताया था, अभी याद नहीं है तो तुम्हारी गलती है। याद करो अमीनो एसिड्स का। लो बता दिया। तो प्रोटीन बना है एमिनो एसिड का। ये किसका बना है? अमीनो एसिड। फिर से समझिए, प्रोटीन अमीनो एसिड का बना, या अमोनिया से कुछ मिलता जुलता है, अमोनिया एनेस्टिव करते हैं। लेकिन फिर समझ लो, हमारी बॉडी में 20 तरीके के अमीनो एसिड हैं। कितने तरीके के हैं? 20 और 20 तरीके के अमीनो एसिड अलग अलग कलर के हैं और अलग अलग टाइप के हैं। जैसे ये देख लो कि कुछ इसमें ग्रीन होंगे, कुछ क्या होंगे, रेड होंगे, कुछ व्हाइट होंगे। 20 तरीके के अमीनो एसिड्स हैं। टोटल इस दुनिया में 2000 तरीके के प्रोटीन बनाते हैं। तो देखो ये चीजें हैं, ये सब आप समझ गए कि नहीं? सो दीज आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। लेकिन अगर 20 तरीके के माला के मोती हैं तो क्या उनसे कई तरीके की मालाएं बन सकती हैं? Yes, sir. तो ये जो अलग अलग तरीके, तो ओनली 20 अल्फाबेट्स हैं, लेकिन 26 अल्फाबेट्स हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड की इतनी मोटी डिक्शनरी बन जाती है, कितने सारे वर्ड्स बन जाते हैं। तो 20 तरीके के अमीनो एसिड 2000 तरीके के प्रोटीन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? प्रोटीन। लेकिन उन मोतियों को कैसे डालना है, उन अमीनो एसिड को कैसे बनाना है, ये काम डीएनए का है। इसके अंदर कौन बैठा हुआ है बोलो? डीएनए। अगर डीएनए जैसी माला बनाएगा प्रोटीन, वैसे तुम दिखोगे। समझ गए? तो ये कोड कौन डिटरमाइन कर रहा है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी ये कौन बना है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए। इसके अंदर वो कोड है। किसका कोड है? प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन के संश्लेषण का कोड किसमें छिपा है? इसे समझ नहीं आया। फिर से समझो, ये हमारे अंदर ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, इस तरीके का स्ट्रक्चर, ये देखिए
ये जो चीज रखी है ना, ये बहुत लंबा हेलिकल स्ट्रक्चर है, और एक न्यूक्लियस के अंदर ही जो इतना लंबा है, अगर इसको पूरा खोल दिया जाए तो धरती के 6000 चक्कर लगाए जा सकते हैं, इतना लंबा। समझ में आई बात की नहीं? तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है। तो अगर हम देखें तो बताओ न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस। सुनिए, वो न्यूक्लियस, उसमें राइबोसोम बनता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में सिर्फ हेल्प करता है, वो एक तरीके से ताकत डालता है, लेकिन ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसमें कोड है। जो तुम्हारे अंदर ऐसा डीएनए है वो इनके अंदर नहीं है, और ये इनके अंदर वाला इनके अंदर नहीं, तभी तो सबका चेहरा अलग अलग है। तो ये करता क्या है बताओ? ये तो इसका स्टैंड है, सिर्फ डीएनए सोचो तो जो डीएनए, वो देखो डीएनए का ही फिगर लास्ट में बना हुआ है, वैसा नहीं दिख रहा है? तो ये चीज है, डीएनए कंटेन्स कोड, यही जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का मतलब जीन, जीन समझते हो? जो तुम्हारे अंदर से आ जाए। जैसे समझिए कि ये करीब करीब ऐसा है डीएनए, ऐसा हो हेलिकल स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे? हेलिकल, हेलिक्स जैसा। स्प्रिंग देखिए ऐसी, इसको कहते हैं हेलिक्स। क्या कहते हैं? हेलिक्स। और ये भी स्ट्रक्चर ऐसे मुड़ा हुआ है तो हेलिकल नहीं कहेंगे? तो ये स्प्रिंग की तरह मुड़ा, दो हेलिक्स हैं, डबल हेलिक्स। दो एक साथ मुड़ गए कि नहीं? देखो एक स्प्रिंग और उसी के साथ लपटती हुई दूसरी नहीं है क्या? तो इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इट कंटेन्स, अब जरा देखिए हमने क्या लिखा है? इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ इंटैंगल्ड थ्रेड कॉल्ड क्रोमाटिन। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली, इसको लिख लें इससे पहले कि भूल जाए। इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस में क्या है? Which determines, जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा बोलो? डिटरमाइंस फीचर्स। ये हमारे अंदर फीचर्स को डिटरमाइन करेगा, इन अस। ये हमारे अंदर फीचर्स को डिटरमाइन कर देगा। देखिए, ओके, अब ये जो डीएनए है, अगर ये डीएनए धीरे धीरे, जैसे कभी तुमने रस्सी को बहुत टाइट किया है तो वो सिकुड़ने लगती है, आपस में कॉइल अप हो जाती है, और फिर टाइट करो तो और सिकुड़ जाएगी। अभी रस्सी को बटने लगो तो क्या आपस में नहीं पास आने लगती है? तो उसी तरीके से जब डीएनए को बहुत कंडेंस कर दिया जाएगा, इसकी बहुत लंबी थ्रेड है, तो ये सिकुड़ते सिकुड़ते क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम। और इसी को खोलोगे तो बहुत लंबा है। अब समझिए, तो हमारी बॉडी में इस तरीके के टोटल कितने क्रोमोसोम हैं? 26 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर्स। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हमारी बॉडी में। तो इस तरीके का क्रोमोसोम है, समझ में आ गई बात? ठीक है, जब ये रिप्रोड्यूस करने वाला होगा तभी डबल होगा, अदरवाइज ये इस तरीके का दिखेगा। ओके, ऐसे 23 पेयर हैं। तो ये क्या इस ऐसे में बना दो तो क्या ये एक पेयर हुआ बोलो? तो हर एक पेयर में, ये पहला पेयर है, ऐसे दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, उसमें से 23 तुमको तुम्हारी माँ से मिले और 23 फादर से मिले हैं, तो मदर एंड फादर से। हर एक क्रोमोसोम में 2000 जीन होते हैं। इसमें ये सब क्या है बोलो? जीन। कितने जीन होंगे एक क्रोमोसोम? 200। और हर एक जीन, एवरी जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन काइंड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। एक जीन क्या करता है? तुम्हारे अंदर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। तुम कैसे हंसते हो, कैसे तुम्हारा फीचर है, कैसे बोलते हो, कैसे बात करते हो, हर फीचर प्रोटीन से होता है। तो ये जो चीज़ है क्या, ये जीन है। और चूंकि क्रोमोसोम है, इसको खोलते जाओ, कुछ ना करो, खोलते जाओ, यही डीएनए है तो खोलते जाओ। तो धीरे धीरे, जैसे स्वेटर ना खोलो, ऊन का स्वेटर, तो खुलता चला जाए। तो क्रोमोसोम को खोलोगे तो क्या बड़ा लंबा डीएनए बन जाएगा। अब वही कंडेंस हो जाए, क्या तो यहाँ ना बोलो तो यहाँ बोल दो कि इतनी लंबी है, यहाँ से दिल्ली तक का जो खोला डीएनए वही जीन है, और वही पास पास आ जाए तो इसका एक छोटा सा सेक्टर हो गया। खोल दो तो क्रोमैटिन थ्रेड है। समझ में आई बात की नहीं? इस चीज को क्या कहा बोलो? कंडेंस हो गया तो क्या बोलो? क्रोमोसोम। कंडेंस हुआ तो क्या बोला? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के एक सेगमेंट को क्या बोला?
The part of G. chromosome G. which is responsible for synthesis of one kind of protein is called gene. जैसे इनसे पूछो भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे करो, कहते हैं क्या करें सर हमारी जीन में ही ये है, हमारे पापा भी यही करते थे, दादा भी करते थे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये एक्वायर्ड हमारा ट्रेट है, हमने अपने पीछे बाप दादाओं से पाया सर हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? बोले हमारे प्रोटीन हमारे कोड में यही है सर, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बात है, इसीलिए उसको जेनेटिक मटेरियल कहा। कहते हैं क्या तुम्हारे जीन में ऐसा है जो तुम नहीं बदल सकते? हाँ सर ये तो हमारे जीन में ही है, हमारा हर क्रोमोसोम ऐसा है। समझ में आया? सो जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर क्या करता है? इट डिटरमाइंस द फीचर्स, और फीचर्स आर डिटरमाइंड बाय प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन तो स्ट्रक्चरल भी होता है। बात समझ आ रही कि नहीं? सो इन दिस वे DNA, condensed form of DNA is known as chromosome, and one segment of chromosome. Gene. Genetic. बोलो Genetic material. जीन की डेफिनेशन दो। So gene is one sector of chromosome which defines the features of our body. And then it synthesizes protein. One type of protein. Which is responsible for synthesis of one kind of protein is called gene. समझ आया? तो इस चीज को अगली क्लास में और पढ़ेंगे। ये घड़ी ऐसे ही बढ़ती है, उसको बदलेंगे। अगर वो बस हो गया तो ये लो, उस सेल को डिटेक्ट कर छः दूसरे लो। सेल से दूसरे डिफेक्ट नहीं खा जाता, इट ईट्स इट्स ओन सेल, अपने अपने को खा जाता है। कल की सेल वाला पूरा स्ट्रक्चर समझा देंगे।